अगेन? सर काइंडली अगर आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकता हूँ मैं। स्लाइड्स की बात कर रहे हो ना? स्लाइड्स मैं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर Yes, सकता sir. हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट। एनीवे ऐसा है कि we will start with the slides and then we go to the textbook. तो अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आई विल टेल यू द पेज नंबर, तुम अपने पास से बुक ओपन कर सकते हो। ठीक है, बुक तो सबके पास है ना, मैंने पहले शेयर कर दी थी तो उसके पेज नंबर से अकॉर्डिंगली हम कैरी ऑन कर सकते हैं अगर बुक शेयर होने में मुश्किल हो रही है। बाद लोगों को लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, यस सर। right, like I said before, this is a very interesting course which you will find useful in everyday life as well. Right. Can everyone see this slide? Commonly used symbols. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay, this Yes, is visible to all. Very good. Right. So these are the. This is the next topic. ये हमने last हमने ये किया था. Then we move on to this commonly used symbols. Right. So we have T. T is equal to time, usually in periods such as year or months. T basically time period होता है जिसके accordingly हम interest calculate करते हैं. ये एक महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकता है. It can be 5 years, whatever. Usually it is calculated as per year basis. Then we have P. P is equal to value or amount of money at a time t, designated as present or time zero. Right. P is the present worth. ठीक है, मौजूदा कीमत क्या है, मौजूदा वैल्यू क्या है at t is equal to 0. This is classed as P. अगर आज हमने किसी को 1000 रुपए दिए हैं तो ये उसकी प्रेजेंट वर्थ है. ठीक है, 2 साल के बाद क्या होगी उसकी वैल्यू, वो उसकी फ्यूचर वर्थ है आफ्टर 2 टाइम पीरियड्स. ठीक है. Then we have F, like I explained. F is the value or amount of money at some future time, such as t is equal to n periods in the future. ठीक है, F फ्यूचर वर्थ है, P is the present worth, F is the future worth. अब यहाँ पे टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो रहा है, T is equal to n. n क्या चीज है, नंबर ऑफ पीरियड्स. इट कैन बी 1, इट कैन बी 5, 10, और जो भी हमारा पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल मंथ्स में है या ईयर्स में है, तो वो n से रिप्रेजेंट होगा. राइट. A is equal to series of consecutive equal end of period amounts of money. A क्या चीज है, कॉन्सिक्यूटिव है, यानी कि मुसलसल एवरी पीरियड. अगर हर साल की बात करेंगे तो ये 5 साल तक हर साल ये अवेलेबल होगा और इसकी अमाउंट इक्वल होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे मंथली प्रॉफिट है, तो अगर आपको 10,000 रुपए मंथली प्रॉफिट मिल रहा है तो वो पूरे साल हर महीने 10,000 रुपए ही मिलेगा. दैट विल बी सीरीज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इक्वल एंड ऑफ पीरियड अमाउंट. या अगर साल के एंड पे मिल रहा है तो 5 साल तक 10 साल तक वो हर साल सेम अमाउंट यू विल रिसीव. देन वी हैव n. n
ये हम पहले जानते हैं, n is the number of interest period, years or month. I is the interest rate और rate of return. इंटरेस्ट रेट और रेट ऑफ रिटर्न का डिफरेंस हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बोरोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर्स या लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है पर टाइम पीरियड, परसेंट पर ईयर और मंथ. ठीक है, तो ये टर्म्स हमारी समझ में आ गई. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. We have cash flows terms. What are cash flows terms? Cash flow का मतलब ये है कि कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो. मतलब आना, इनफ्लो इज द अर्निंग एंड आउटफ्लो इज द एक्सपेंसेस. इनफ्लो में क्या चीज है? रेवेन्यूज, रिसिप्ट्स, इनकम, सेविंग generated by projects and activities that flow in plus sign used. तो ये सब वो पैसे हैं जो आपके पास आ रहे होते हैं. कैश आउटफ्लोज. डिसबर्समेंट, डी कॉस्ट, एक्सपेंसेस, टैक्सेस caused by projects and activities that flow out माइनस साइन यूज्ड. ठीक है, कैश इनफ्लोज के लिए जनरली प्लस साइन यूज होता है और आउटफ्लोज के लिए जनरली माइनस साइन यूज होता है. राइट. फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जो इनकम आ रही है, किसी की सैलरी है, किसी की बिजनेस है, किसी की इन्वेस्टमेंट है, व्हाटएवर, वो जो कुछ आ रहे हैं दे आर इनफ्लोज. और जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, घर के अखराजात हैं, बिल्स हैं, स्कूल की फीस है, यूनिवर्सिटी की फीस है, खाने पीने के वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कैश आउटफ्लोज. अब आगे चलते हैं नेट कैश फ्लो. व्हाट इज नेट कैश फ्लो? नेट कैश फ्लो वो होता है यानी कि टोटल या तो आपके पास आया है या से ज्यादा गया है. अब ये मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम? कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो से माइनस कर देते हैं. नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, आर माइनस डी. आर और डी की नोटेशन यूज करना जरूरी नहीं है, जनरली इस बुक में फॉलो की हुई है तो वी विल फॉलो दैट. End of period assumption. Funds flow at the end of a given interest period. End of period assumption क्या है कि funds या तो आपके पास आए हैं इनफ्लो में या तो आपके पास से आउटफ्लो में. अगर इनफ्लो में तो that means you will be having some saving. और अगर आपके पास से आउटफ्लो में तो इसका क्या मतलब है कि आपने कुछ अपनी सेविंग जो ऑलरेडी सेविंग थी उसको लूज किया है instead of gaining. ठीक है, अगर एक महीने का खर्चा आपका 50,000 है नॉर्मली और आपकी जो इनकम है वो 60,000 है, तो हर महीने आप कितने सेव कर रहे हैं? आप 10,000 सेव कर रहे हैं. ठीक है, इनफ्लो ज्यादा है. इन अदर वर्ड्स, अगर आपकी अगेन एक्सपेंसेस जो है वो 50,000 है और सॉरी अर्निंग आपकी 50,000 है और आउटफ्लो जो है वो 70,000 हो रहा है, तो फिर क्या होगा? एक्सपेंसेस अगर आपके एक्सीड कर रहे हैं तो 20,000 यू विल बी लूजिंग फ्रॉम योर सेविंग अमाउंट पर मंथ. नेक्स्ट, कैश फ्लो एस्टिमेटिंग. We have two types of estimate: point estimate and range estimate. Right. It's similar to point of time and period of time. Point estimate क्या होता है? It's a fixed amount, a single value estimate of a cash flow element of an alternative. एक single value estimate है किसी particular alternative का. For example, cash inflow income is equal to 150,000 per month. ठीक है, ये point estimate हो गया. Range, what is range estimate? Minimum and maximum values that estimate the cash value. इसमें एक रेंज गिवन है जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स होंगी जो कि कैश फ्लो का एस्टिमेट करेंगे. कैश आउटफ्लो कॉस्ट इज बिटवीन 2.5 m and 3.2 m. An example is your home expenses. अगर आप सैलरीड पर्सन है तो ऑब्वियसली कैश इनफ्लो इज फिक्स्ड
whatever your salary is, let's say your salary is 50,000, it is fixed, it comes every month same amount. रेंज एस्टिमेट आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो फिक्स नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेरी. ठीक है, मेरे खर्चे जो हैं वो 50 से 60,000 के दरमियान में रहते हैं. ठीक है, बट यू कैन नॉट प्रिसाइसली डिस्क्राइब कि नहीं अप टू द पॉइंट ये मेरा एक्सपेंस है. सो दिस इज द रेंज एस्टिमेट. आवाज आ रही है सबको? सर एक क्वेश्चन है. हाँ प्लीज. सर अगर किसी का इनकम जो है बिलीफर जो बिजनेस है उसमें भी जो है वो वेरी करती है उसका प्रॉफिट, तो वो भी रेंज एस्टिमेट में आएगा? अगर प्रॉफिट वेरी कर रहा है तो ऑब्वियसली वो रेंज एस्टिमेट में आएगा, बिल्कुल. इसीलिए मैंने सैलरीड पर्सन की एग्जांपल दी कि सैलरी इज यूजुअली फिक्स्ड, जबकि बिजनेस इज नॉट फिक्स. कभी नुकसान हो रहा है, कभी फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली दैट विल कम एज अ रेंज एस्टिमेट. एज लॉन्ग एज यू हैव minimum and maximum limits involved, it is a range estimate. Yes sir, thank you sir. Right? Okay, point estimates are commonly used. However, range estimates with probabilities attached provide a better understanding of variability of economic parameters used to make decisions. Okay, generally what we use point estimates. Sometimes if probabilities are involved, then we use range estimates. ठीक है, तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अच्छा, कैश फ्लो डायग्राम. ये शायद फौरी तौर पे समझ में ना आ सके तुम लोगों को, बट व्हेन वी गो थ्रू द बुक एंड एग्जांपल्स तो ये बात क्लियर हो जाएगी. बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसके ऊपर हम जो पीरियड ऑफ टाइम पीरियड्स हैं वो डिफाइन करते हैं. लाइक इट इज डिफाइंड हियर 0, दिस इज द present value, first period, second period, 3, 4, 5, 6 up to n minus 1 and n. ठीक है, last period is the n और n से पहले जो होगा वो n minus 1. अब n 5 भी हो सकता है, n 10 भी हो सकता है, ये number of years भी हो सकते हैं, number of months भी हो सकते हैं. It depends on the calculation. 0 से लेके 1 या 1 से लेके 2 तक एक सिंगल टाइम पीरियड होगा. ठीक है, ये क्लियर हुई बात. अब हम आगे चलते हैं. शो द कैश फ्लोज टू अप्रोक्सीमेट स्केल. अब जो कैश फ्लोज होते हैं वो हमें शो करने पड़ते हैं हर एंड ऑफ टाइम पीरियड पे. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द 0 यानी कि प्रेजेंट. तो इसके ऊपर जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है. डाउनवर्ड इज द इन्वेस्टमेंट या डाउनवर्ड इज द एक्सपेंसेस एंड अपवर्ड इज द कैश इनफ्लो. जनरली क्योंकि बुक में ये नोटेशन यूज किया तो हम भी यही फॉलो करेंगे कि अपवर्ड इज द कैश फ्लो एंड डाउनवर्ड इज द कैश आउटफ्लो. कैश इनफ्लो अपवर्ड एंड कैश आउटफ्लो डाउनवर्ड. तो फॉर एग्जांपल वी इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट pound 80, minus means we invested, yeah, it's an outflow. First year we don't have any income. For the second year, at the end of second period we have some return and it continues up to n minus 1. The last one we have some cash outflow. ठीक है, तो जितने इनफ्लोज आएंगे वो ऊपर की तरफ एंड ऑफ पीरियड पे हम शो कर देंगे और जितने आउटफ्लो आएंगे वो हम नीचे की तरफ शो कर देंगे, या प्लस ऊपर आ जाएंगे और माइनस नीचे आ जाएंगे. ठीक है, लाइक इट्स रिटन हियर, कैश फ्लोज आर शोन एज डायरेक्टेड एरोज, प्लस अप फॉर इनफ्लोज, माइनस डाउन फॉर आउटफ्लोज. तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसकी कैश फ्लो डायग्राम इस तरह से बनेगी. सर ये 1 पे क्या स्टेबल रहती है कंडीशन? नहीं, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है. इसमें शो नहीं हुआ हुआ कि 1 के ऊपर कोई फ्लो है. फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की, 1 साल के बाद आपके पास कोई रिटर्न नहीं आया. ठीक है, तो यू विल लीव इट ब्लैंक. दूसरे साल आपके पास रिटर्न आया तो देन यू ऑब्वियसली यू मार्क इट हियर.
तो जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन जिस तरह से गिवन होगा, अकॉर्डिंगली हम उस तरह कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बात सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि सिर्फ कैश फ्लो डायग्राम ही आपको ड्रॉ करनी हो, ठीक है, इट कैन बी सच इजी क्वेश्चन, बस ये कि यू शुड नो द टेक्निक टू ड्रॉ इट। अच्छा, अब ये देखते हैं हम, ये क्या, प्लॉट ऑब्जर्व कैश फ्लोज ओवर लास्ट 8 years एंड एस्टिमेटेड सेल नेक्स्ट ईयर फॉर 150, शो प्रेजेंट वर्थ एरो एट प्रेजेंट टाइम t। एक प्लॉट है, प्लॉट मींस कैश फ्लो डायग्राम, ऑब्जर्व्ड ओवर लास्ट 8 years, पिछले 8 साल, यानी कि अभी से लेके, आज से लेके पहले के 8 साल डिफाइन है हमारे पास। एन एस्टिमेटेड सेल नेक्स्ट ईयर फॉर 150, और आज हम बैठ के ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगले साल वो 150 की सेल हो जाएगी, ठीक है। शो प्रेजेंट वर्थ P, एरो एट प्रेजेंट टाइम T इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि पिछले 8 सालों की बात की है तो T, ये T इज इक्वल टू 0, कर्सर नजर आ रहा है मेरा सबको? दिस इज T इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। अब इससे पहले 8 साल है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है, ये 8 years हो गए। और 1 साल आगे की बात कर रहे हैं तो ये +1 year है। अब देखते हैं ये किस तरह से इन्होंने, अच्छा इसको अभी हम फौरी तौर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पूरा एक क्वेश्चन है जो अभी बुक के अंदर हमारे पास आएगा, जिसमें ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी, तो ये उससे बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा बजाय यहाँ से समझने के, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन नहीं है तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इकोनॉमिक इक्विवेलेंस, व्हाट इज इक्विवेलेंस? कोई भी वैल्यू, इट्स रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। आज एक चीज की कुछ कीमत है, 1 साल के बाद उस चीज की वो कीमत नहीं रहेगी, ठीक है, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी पेट्रोल की, 1 साल पहले पेट्रोल की जो वैल्यू थी वो अब नहीं है, और 1 साल के बाद वो नहीं होगी उसमें चेंज आ जाएगी। यही बाकी चीजों का भी यही है। तो इस फिनोमिना पे बेस करते हुए हम इकोनॉमिक इक्विवेलेंस कैलकुलेट करते हैं। इट्स नॉट द एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट, मतलब आज हम ये कहें कि आज 10,000 रुपए हैं तो वो 1 साल के बाद भी वो 10,000 रुपए ही होंगे, तो ये तो इक्वल अमाउंट हो गई, ये इकोनॉमिक इक्विवेलेंस नहीं है। आज के 10,000 रुपए से अगर हम सोना खरीद लेते हैं, 10,000 में तो खैर सोना नहीं आएगा, तो 1 साल के बाद उस सोने की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 1 तोला सोना है तो वो जो आज जो उसकी वैल्यू है 90,000, वो 1 साल के बाद वो 90,000 का नहीं होगा, वो उससे बढ़ जाएगा, वो लेट से वो 1 लाख रुपए का हो जाएगा। तो ये दोनों जो 90,000 और 1 लाख है, ये इकोनॉमिक इक्विवेलेंस है इन टर्म्स ऑफ 1 तोला सोना, राइट। अगर हमने आज कहीं इन्वेस्टमेंट की है 5 लाख रुपए की, और 1 साल के बाद हमारी वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के 5,50,000 हो गई या 6 लाख रुपए हो गई 1 साल में, तो अब ये जो 6 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए जो इंटरेस्ट हमें मिला, ये मिला के ये दोनों वैल्यू इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। डेफिनेशन: combination of interest rate, rate of return and time value of money to determine different amounts of money at different points in time that are economically equivalent। ठीक है, ये बात वही क्लियर हो गई। It's a combination of interest rate and time value of money. The amounts are different, but they are economically equivalent. How it works: use rate I and time in upcoming relations.
to move money, value P, F, and A between time points t is equal to 0, 1, 2, up to n to make them equivalent, not equal at the rate I. हम क्या करते हैं कि रेट I और टाइम को यूज करते हैं to move money between time points 0 to n to make them equivalent. अब हम ये किस तरह करेंगे, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा. This is the last slide for economic equivalence. Example of equivalence. Different sums of money at different times may be equal in economic value at a given rate. अच्छा, ये एक सिंपल एग्जांपल है in terms of cash flow diagram. At present we invested $100 now. Now means ये present value है इसकी. स्क्रीन शेयर नहीं हुई, जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा. ये स्लाइड शेयर नहीं हो रही? नो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. इससे पहले वाली इक्विवेलेंस की थी सर. एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस की हेडिंग है ना? हाँ, एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस की हेडिंग है. जी सर, शेयर हो गई. ओके, वी विल वेट. हो सकता है 2-3 मिनट में शेयर हो जाएगी. नो प्रॉब्लम विद दैट. लेट मी नो व्हेन it is visible to all of you. आ गई. Okay, so we'll continue with that. Different sums of money at different times may be equal in economic value at a given rate. So this is very simple example. ठीक है, इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा. क्या है कि we invested about $100 in a given project और 1 साल के बाद हमें इसका रिटर्न मिलता है 110. रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%. 10% of 100 will be $10. So 100 plus 10, 110. This we will be getting after 1 year 110 with respect to the rate of return 10%. ठीक है. अब ये जो $100 हैं here at present and $110 after 1 year, they are economically equivalent with respect to the given rate of return 10%. Repeat कर दूं इसको या it's okay? सर इक्विवेलेंट कैसे है? Say again. सर ये इक्विवेलेंट कैसे है? उसमें तो आपने गोल्ड को रेफरेंस बनाया. ये इक्विवेलेंट इस तरह से हैं because it's a combination of time value money TVM concepts plus rate of return. These are economically equivalent amounts. क्योंकि सर अगर इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में 1 साल का फर्क है. अगर ये $100 से आज हम अगेन $100 से हम कोई चीज खरीदें, अगेन हम पेट्रोल खरीद लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो जितना पेट्रोल हमें $100 में आज मिलेगा 1 साल के बाद $100 में नहीं मिलेगा, वो $110 में मिलेगा. ठीक है, जैसे मैंने गोल्ड की एग्जांपल दी थी, इट्स लाइक दैट. तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सर यहाँ जो रेफरेंस है वो रेट ऑफ रिटर्न है. सॉरी सर, यहाँ पे रेफरेंस जो है वो रेट ऑफ रिटर्न है. यहाँ पे रेफरेंस रेट ऑफ रिटर्न है. बिल्कुल जी सर. इट द कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इक्विवेलेंस इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट, दोनों एक ही बात है. ठीक है, प्लस टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट, ये दो चीजें हैं जिसके कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक इक्विवेलेंस. अच्छा, pound 100 now is economically equivalent to $100 is now economically equivalent to $110 1 year from now if the $100 is invested at a rate of
10% पर ईयर। ठीक है, ये बात यहाँ पे भी डिस्क्राइब हो गई है कि अगर ये उस सूरत में इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट है अगर $100 आज की तारीख में इन्वेस्ट किए जाते हैं एट 10% रेट ऑफ रिटर्न पर ईयर। ये सिंपल एंड अमाउंट है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले लेट्स गो टू द बुक। इसमें कोई सवाल अगर पूछना है किसी को, अप टू द पॉइंट। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूं। सर कोई सवाल नहीं है सर, समझ में आ गया। वेरी गुड। ठीक है, अब ये को देख लेते हैं हम। As long as it comes on your screen, let me know. We start with the inflation क्योंकि ये टॉपिक हमारा पिछली क्लास में रह गया था। तो inflation is very important concept in understanding economic value, in fact economic balance as well. ठीक है, is it visible to all? नो सर। नो सर। अगर किसी को No, sir. प्रॉब्लम हो रही हो नो सर। तो सर शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। पेज नंबर 12 of the book. Page number 12. शो नहीं हो रहा। हाँ भाई, आ गया है सबके पास? नहीं सर। शेयर होने में प्रॉब्लम होती है, किसी के पास भी नहीं आ रहा। नो सर। नो सर। Let me do it again. सर आप पेज बता दें, हम लोग इसमें खोल लेंगे मोबाइल में। हाँ, मैं ये that's much better. I'll tell you the page. This is page number 12. At the left hand, inflation is written in small. कोई बात नहीं, अगर ये शेयर नहीं भी हो रहा तो you can scroll down your own book. Right. Inflation. Since inflation can significantly increase in interest rates, some comments about fundamental inflation are warranted at this early stage. By definition, inflation represents a decrease in the value of a given currency. ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। By definition, inflation represents a decrease in the value of a given currency. हर करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। That is, $10 now will not purchase the same amount of gasoline of your car or most other things as $10 did last 10 years ago. तुम लोगों का थोड़ा सा शोर आ रहा है बेटा, अपने माइक्स बंद कर दो। सर पेज नंबर बताइएगा बुक का फिर वो से। बात करो।
जब बात करनी हो तो बात करो और फिर माइक अपना बंद कर दो। सर पेज नंबर बता दीजिएगा बुक का एक दफा। 12. This is page number 12, last para. Everyone please open the book. जिनके पास शेयर नहीं हो रहा है, in simple terms, interest rates reflect two things: a so-called real rate of return plus the expected inflation rate. अच्छा, इंटरेस्ट रेट में दो चीजें शामिल होती हैं, एक रियल रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। ये दोनों चीजें मिला के हमारा इंटरेस्ट रेट बनता है। द रियल रेट ऑफ रिटर्न अलाउज द इन्वेस्टर टू परचेज मोर देन ही और शी could have purchased before the investment, while inflation raises the real rate to the market rate that we use on a daily basis. The safest investments such as government bonds typically have 3% to 4% real rate of return built into their overall interest rate. Thus, a market interest rate of say 8% per year on a bond means that investors expect the inflation rate to be in the range of 4% to 5% per year. Clearly, inflation causes interest rates to rise. बहुत से लोगों को शायद गवर्नमेंट बॉन्ड्स का अंदाजा हो, कुछ को नहीं भी होगा, जैसे कि डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो जस्ट टू एक्सप्लेन, अगर आज की तारीख में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एंड यू विल बी गेटिंग अबाउट 10,000 पर मंथ, तो वो जो 10,000 पर मंथ है वो 5 साल के बाद 10,000 पर मंथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी जो कुव्वत खरीद है वो कम हो जाएगी। अगर आज की तारीख में आप उन 10,000 रुपए से अपना घर चला सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 5 साल के बाद वो 10,000 रुपए में आपका घर नहीं चल सकेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं। नंबर 1, जो रुपए की कदर है, जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, वन थिंग। सेकेंडली, जो कि अशिया हैं, चीजें हैं, उनकी वैल्यू आप बढ़ जाएगी। तो यू विल हैव अ लॉस फ्रॉम बोथ एंड्स। Inflation means that cost and revenue cash flow estimate increase over time. This increase is due to changing value of money that is forced upon a country's currency by inflation, thus making a unit of currency such as the dollar worthless relative to its value at a previous time. इसमें क्या क्या चीजें inflation contributes to? A reduction in purchasing power of the currency, an increase in the CPI consumer price index, an increase in the cost of equipment and its maintenance, an increase in the cost of salaried professional and hourly employees, a reduction in the real rate of return on personal savings, and certain corporate investments. In other words, inflation can materially contribute to changes in corporate and personal economic analysis. Now we move on to terminology and symbols. इनकी हमने पहले ही बात कर ली थी, PFANIG। इसमें से अगर कोई चीज किसी को समझ में नहीं आई हो, सॉरी, इन्फ्लेमेशन होता क्या?
इन्फ्लेशन, जी इन्फ्लेशन बेसिकली करेंसी की वैल्यू में कमी का नाम है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकर होती है। सिंपल डेफिनेशन इज दैट। टर्मिनोलॉजी एंड सिंबल्स ये सबकी समझ में आ गए थे। प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ, एनुअल वर्थ, एन नंबर ऑफ पीरियड्स, आई इंटरेस्ट रेट, टी टाइम पीरियड। ठीक है, अब हमारे पास है एग्जांपल 1.6, पेज नंबर 14। जिनके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही हो, पेज नंबर 14 निकाल लें, एग्जांपल 1.6। इसको एक नजर देखो और दिस इज वेरी इजी एग्जाम्पल, इसको समझने की कोशिश करो एंड लेट मी नो कि ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सर एग्जाम्पल का नाम बताइए। 1.6 हाँ भाई, कुछ समझ में आया? Today Julie borrowed 5,000 to purchase furniture for her new house. She can repay the loan in either of the two ways described below. Determine the engineering economy symbols and their value for each options. ठीक है, इसमें सिर्फ हमें सिंबल्स बताने हैं, दैट्स इट, और उनकी वैल्यू बतानी है जो अवेलेबल है, कुछ कैलकुलेट कुछ नहीं करना। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं जूली के पास। 5,000 जूली ने लोन लिया है, बोरो किया है। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट बेस्ड ऑन 5% पर ईयर। अच्छा, ये बोरो किया है तो यहाँ पे हम इसको रेट ऑफ रिटर्न नहीं कहेंगे बल्कि इंटरेस्ट रेट कहेंगे, 5%। पहला ऑप्शन क्या है कि 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं 5 साल तक, 5% इंटरेस्ट रेट पे। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 पेमेंट 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विद इंटरेस्ट बेस्ड ऑन 7%। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7% है और एक सिंगल पेमेंट है आफ्टर 3 इयर्स। इज एवरीवन फॉलोइंग दिस? यस सर। The repayment schedule requires an equivalent annual amount। क्योंकि 5 साल तक ऑप्शन की बात हो रही है, 5 साल तक इक्वल अमाउंट पे करनी है। तो इक्वल अमाउंट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ए। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ क्या है लोन की? 5,000। P इज इक्वल टू 5,000। इंटरेस्ट रेट I इज इक्वल टू 5% पर ईयर। कितने साल हैं? 5 साल है। N इज इक्वल टू 5 इयर्स। और क्या मालूम करना है? ए मालूम करना है, इक्वल अमाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। क्लियर हो गई ये बात? दूसरा ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक पेमेंट करनी है आफ्टर 3 इयर्स। जो लोन लिया है इस केस में भी लोन कितना है? 5,000 है। इंटरेस्ट रेट कितना है? 7% है, जो कि चेंज हो गया है पिछले केस से। ठीक है, और कितने पीरियड्स हैं इसमें? 3 इयर्स के पीरियड है। तो जो 7% है वो हर साल एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। अच्छा, एट द एंड हमें क्या चीज मालूम करनी है? दैट विल बी कॉल्ड फ्यूचर वर्थ एफ। ठीक,
मालूम sorry. करना है इसको आसान है, सीधे सीधे भी put the formula P is equal to A is equal to P and I and F is equal to P and I, same. But we should know how to use the symbols. आगे चलें. सर एक क्वेश्चन है हाँ सर, Go ahead. सॉल्यूशन ए में जैसे 1 साल के बाद उसने $1000 पे कर दिए तो 4000 बचे। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो 4000 पे अप्लाई होगा या फिर 5000 पे ही अप्लाई होगा? इस केस के अंदर जैसे जैसे आप पेमेंट करते चले जाते हैं तो आपके जो कैपिटल होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है, यस और इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। बट फॉर सिंप्लिसिटी नॉर्मली हम इतनी डिटेल में डिपेंड करता है कि सवाल की नौइयत क्या है, उसमें पूछा किस तरह से। यस सर। इट डिपेंड्स। एक सवाल हमने पहले किया था इससे, मुझे कहीं याद आ रहा है, मैं उसका रेफरेंस देके बता देता हूँ, शायद ये है। नहीं, PNI वाला अभी तक कोई सवाल हमने ये किया नहीं है, हम करने जा रहे हैं, ठीक है, दिस नॉट मैटर। अच्छा, अब ये 1.7 ये करते हैं तो इससे बात थोड़ी सी क्लियर होगी। यू प्लान टू मेक अ लंप सम डिपॉजिट ऑफ 5000 नाउ इनटू एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट पेज 6% per year and you plan to withdraw an equal end of year amount of 1000 for 5 years। आपने $5000 जो है वो जमा कराए 6% रेट ऑफ रिटर्न से। आप जमा करा रहे हैं, आप लोन दे रहे हैं, यू आर द लेंडर और इन्वेस्टर, तो ऑब्वियसली ये रेट ऑफ रिटर्न का केस है। एंड यू प्लान टू विड्रॉ एन इक्वल एंड ऑफ ईयर अमाउंट ऑफ 1000। 5 साल तक आप एक हजार $1000 वापिस लेंगे एज अ रिटर्न स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। जिस साल जमा कराओगे उस साल नहीं लोगे, उसके अगले साल से लोगे। एट द एंड ऑफ 6th year you plan to close your account by withdrawing the remaining money। Define the engineering economy symbol involved। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ सिंबल ही इन्वॉल्व किया है, हमने कैलकुलेट कुछ भी नहीं किया। ऑल 5 symbols आर प्रेजेंट। प्रेजेंट वर्थ क्या है इसकी? 5000 जो कि आपने इन्वेस्ट किए। हर साल आप क्या विड्रॉ कर रहे हैं उसमें से? 1000 पर ईयर फॉर 5 years, दैट विल बी ए। एट द एंड ऑफ 6th year उसमें क्या अमाउंट बचेगी? जबकि 5000 तो आप वापस ले ही चुके होंगे, बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट होगा तो कोई अमाउंट आपके पास बच रही होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट रेट आई क्या है? 6%। एन इज इक्वल टू क्या है? 5 years फॉर द ए सीरीज, 5 years फॉर द ए सीरीज एंड 6 फॉर द एफ वैल्यू। तो इसमें दो अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, 6 year फॉर एफ वैल्यू एंड ए फॉर 5। सर ये एफ के लिए 5 और ये 6 थे, ये दोबारा समझा दीजिएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। देखो, कैलकुलेट कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ इस सवाल को समझना है। तुमने $5000 जो इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 6% रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। हर साल जिस साल इन्वेस्ट किए उस साल नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर आफ्टर द एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपने $1000 उसमें अकाउंट में से विड्रॉ कर लेंगे, ठीक। और ये सिलसिला 5 साल तक जारी रहेगा। हर साल यू विल बी विड्रॉइंग $1000, राइट।
यस सर। जब 5 साल गुजर जाएंगे तो $5,000 तो आपने निकाल लिया अपने अकाउंट में से, मगर क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लगता रहेगा, देयर विल बी सम अमाउंट इन दैट अकाउंट यस सर। बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट विच इज 6%। तो 5 साल के बाद खत्म होने के बाद जब छठा साल खत्म होगा, एट द एंड ऑफ 6 ईयर, तो आप इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो फ्यूचर वर्थ है, इट विल बी कैलकुलेटेड एज एफ। ठीक है, तो अब एन दो हिस्सों में है। जब हम ए कैलकुलेट कर रहे होंगे एनुअल वर्थ, तो एन विल बी 5। जब हम एफ कैलकुलेट कर रहे होंगे तो एन विल बी व्हाट 6। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, इस बुक में ये बहुत अच्छी बात है कि बेसिक एग्जांपल्स से लेके चल रहे हैं, एकदम से फौरन मुश्किल एग्जांपल्स नहीं है, ग्रेजुअली इट टेक्स टू द डिफिकल्ट पार्ट। Example 1.8, this is somewhat difficult, इसको रीड कर लो। लास्ट ईयर जेन्स ग्रैंडमदर ऑफर्ड टू पुट एनफ मनी इनटू अ सेविंग अकाउंट टू जनरेट 5,000 in interest this year to help pay Jane's expenses at college। जेन की ग्रैंडमदर ने क्या किया, सेविंग अकाउंट में $5,000 डाले to help pay Jane's expenses at college। ठीक है, आइडेंटिफाई द सिंबल्स। पार्ट ए क्या है, सिंबल्स आइडेंटिफाई करने। पार्ट बी क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट that had to be deposited exactly 1 year ago। एक साल पहले एग्जैक्टली कितनी अमाउंट डिपॉजिट की टू अर्न 5,000 इंटरेस्ट नाउ। एक साल पहले जेन की ग्रैंडमदर ने कोई अमाउंट फिक्स की या इन्वेस्ट की, उसका रिटर्न एक साल के बाद $5,000 आया आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो हमें ये पता है कि टोटल क्या मिला एक साल के बाद। इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 6% पर ईयर, रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है जो कि 6% है। तो हमारे पास दो ही चीजें हैं यहाँ पे, जो उसकी फ्यूचर वर्थ है इन्वेस्टमेंट की, वो हमें पता है वो 5,000 है, और इन रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो 6%। ठीक है, अब हम ऑब्वियसली क्या करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे कि जेन्स ग्रैंडमदर ने एक अमाउंट फिक्स की या इन्वेस्ट की, उसको हम कह देंगे एक्स, कैपिटल एक्स, जो कि हमें मालूम करनी है। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सिंबल्स पी। सर ये 5,000 जो दिया हुआ है ये एनुअल वर्थ नहीं है? नहीं, ये एनुअल वर्थ नहीं है, ये वो रिटर्न है जो एक साल के बाद हासिल हुआ है। एक साल पहले कोई अमाउंट फिक्स की थी, एक्स अमाउंट, उसका रेट ऑफ रिटर्न हमें मिला 5,000। तो सर एक साल बाद हासिल हुआ है तो एनुअल वर्थ हो गई ना? एनुअल वर्थ के लिए जरूरी है कि वो The हर rate of साल return- आपको इक्वल अमाउंट हासिल होती रहे, एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होती है एनुअल वर्थ। ठीक है सर मतलब यानी ये वो वो अकाउंट, ये अमाउंट वो है कि अगर हम लोग ये अमाउंट ले लेंगे तो हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा, यानी ये फाइनल जो 6th ईयर की अमाउंट है ये वो है। हाँ, ये फाइनल अमाउंट है या फ्यूचर वर्थ है। ये इस क्वेश्चन में गिवन जो है वो फ्यूचर वर्थ है, टोटल जो जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और जिसमें कैपिटल भी शामिल है। अब हमें ये बताना है कि भाई कैपिटल की वैल्यू क्या थी जो कि इन्वेस्ट की गई थी। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, ठीक है, मगर एक बात मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूं अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, के पेपर में मुश्किल सवालात ही होंगे, बिकॉज मोस्ट लाइकली मिड टर्म विल बी एन ओपन बुक पेपर ऑनलाइन। तो तुम लोगों को अंदाजा तो हो ही गया है कि ऑनलाइन पेपर्स आर नॉट इजी, हम पर भी प्रेशर होता है,
और यूनिवर्सिटी पर भी HEC की तरफ से प्रेशर होता है कि जो ऑनलाइन पेपर्स हैं वो बहुत आसान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एथिक्स का पेपर तो आसान था, तो सबने माशाल्लाह पास किया, तुम लोगों का अच्छा रिजल्ट रहा। उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, मगर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर काफी मुश्किल रहे। अभी जो पेपर हुए थे ऑनलाइन, उनका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? बेटा इसका तो रिजल्ट का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, हमारे एंड से जा चुके हैं रिजल्ट्स, तो मैं यही कह सकता हूँ कि जल्दी आने वाला है। एनीवे, तो लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें F जो है वो इट इज द करंट वैल्यू जो कि इस साल हमें हासिल हुई है 5000, और P जो है वो वैल्यू है लास्ट ईयर जो कि एक साल पहले इन्वेस्ट हुई थी, ठीक है। P इज द इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर, I is equal to 6% पर ईयर, N ऑब्वियसली एक ही साल की बात है तो N is equal to 1 ईयर। अब नाउ वी कम टू द फार्मूला ऑफ F। F का फार्मूला क्या है? P प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये दोनों चीजें P प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5000, तो इसमें से हमें P निकालनी है वैल्यू। सर तो फॉर्मूले के तहत देखा जाए तो ये तो $500 जो दिया हुआ वो इंटरेस्ट की वैल्यू है। चलो ऐसे समझ लो, इनटू अ सेविंग अकाउंट टू जनरेट 5000, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये जो 5000 है दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट, और प्लस कैपिटल, हमें कैपिटल की वैल्यू निकालनी है। लेट F is equal to total amount now and P is equal to original amount. We know that F minus P is equal to 5000. अब हम क्या करेंगे? F में से P को माइनस कर देंगे, that will be 5000 accrued interest. अच्छा, इंटरेस्ट निकालना हमें पता है। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कैपिटल को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे जो कि हमने इससे पिछली क्लास के क्वेश्चंस में किया था, इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय द प्रेजेंट वर्क, ठीक है। तो अब ये जो F की वैल्यू है दैट विल बी P प्लस PI, ठीक है। ओके सर। The 5000 interest can be expressed as interest is equal to F minus P. अब F की जगह हम क्या कर देंगे? P प्लस PI, तो P प्लस PI माइनस P, ये P और ये P कैंसिल हो गए, विल गेट व्हाट? PI। अब P निकल सकता है इससे, I की वैल्यू हमें पता है 0.06 या दैट इज 6%। इंटरेस्ट जो कि जनरेट हुआ था दैट इज 5000, तो 5000 डिवाइडेड बाय 0.06 दैट विल बी 83.33, यानी कि 83,000 pounds, $83,000 were submitted last year, were invested last year, जिसके ऊपर कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ? 5000 according to 6% पर ईयर। अब ये जो 5000 है ये तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट है। अब आपकी मर्जी है कि ये $83,000 जो है ये अपने अकाउंट में पड़े रहने दें या इसको क्लोज कर दें। क्लोज कर देंगे तो ये निकल आएंगे, और अगर ये उसमें पड़े रहेंगे तो अगेन दे विल जनरेट 5000 फॉर द नेक्स्ट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द सेम इंटरेस्ट रेट। सर ये P तो हम एक ही स्टेप में फाइंड आउट कर सकते थे, तो ये Yes, sir. जरूरी तो नहीं है कि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करके दिखाएं, हम ड्राइव करके दिखाएं। बेटा इस सवाल में कैलकुलेशन इसलिए की गई है ताकि इस सवाल को समझा जा सके, ठीक है। Yes. अगर एग्जाम में आपने एक्सप्लेन नहीं की चीजें, डायरेक्ट आंसर लिखा, तो वो जो एक्सप्लेनेशन के मार्क्स हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि
टीचर के लिए ये असेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि स्टूडेंट ने समझ के किया है या चीटिंग करके किया है या कहीं से आंसर देख के लिख दिया है। ठीक है, तो इट्स बेटर, मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इट्स बेटर क्या इफ यू नो समथिंग, इफ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, अपनी टीचर वर्डिंग को, में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। हाँ ऑफ कोर्स, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना आपको आता है वो आप कन्वे कर दें, ताकि सो दैट टीचर वुड अंडरस्टैंड कि हाँ भाई बच्चे को पता है, हाँ भाई इसने इसने समझा है इस क्वेश्चन को। इट्स ए बेटर अप्रोच, मेरा मेरा मशवरा तो यही है भाई, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू आर टाइम बाउंड, बट जितना मैक्सिमम आपको लगता है कि आपको आता है, आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, उतना उतने मतलब मार्किंग में बेहतर है। ये ठीक है, अब हम कैश फ्लो की तरफ आए। कैश फ्लो डायग्राम की एक एग्जांपल हमारी रह गई थी। वी हैव अनदर हाफ एन आवर टू, इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कैश इनफ्लोज आर द रिसिप्ट्स, revenues, incomes and savings generated by projects, business activities. A plus sign indicates a cash inflow. Cash outflows are costs, disbursement, expenses and taxes caused by projects and business activities. सर पेज नंबर A बताइए। negative or minus, sorry, page number? यस सर। This is page number 15. Next page. Cash outflows are cost, disbursement, expenses, and taxes caused by projects and business activities. A negative or minus sign indicates a cash outflow. When a project involves only cost, a minus sign may be omitted for some techniques, such as benefit cost ratio. ठीक है, बास टेक्निक्स में माइनस साइन ओमिट भी हो जाता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो उसमें भी माइनस साइन नहीं लगाते, ओनली इन सर्टेन टेक्निक्स सच एज बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। Then we have some cash inflow estimates, income, saving, receipt, saving, revenue. ठीक है, ये डिफरेंट इनफ्लोज हैं जो इन टर्म्स के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। ये जस्ट मेमोराइज इट। इनकम है, सेविंग है, रिसिप्ट है, सेविंग्स, रेवेन्यू, व्हाटएवर, ये सब जो है इनफ्लोज हैं। आउटफ्लोज में क्या है? These are examples: ऑपरेटिंग कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट वो होती है जो कि आप प्रोजेक्ट के शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्सपेंस, इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस। नेट कैश फ्लो की हमने बात की थी, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, NCF is equal to R minus D. The end of period conventions means that all cash inflows and all cash outflows are assumed to take place at the end of interest period in which they actually occur. When several inflows and outflows occur within the same period, the net cash flow is assumed to occur at the end of the period. अच्छा, ये बहुत important बात है regarding the cash flow diagram. तमाम cash flows, whether they are inflows or outflows, are assumed to take place at the end of interest period. जो भी interest period का end है, for example 0 से 1 है, 1 is the end period of the, 1 is the end of the first interest period, 2 is the end of the second interest period. तो यहाँ पर हम शो करेंगे सारे कैश फ्लोज, इनफ्लो या आउटफ्लो। हालांकि जरूरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक साल का कैश फ्लो पीरियड है, इंटरेस्ट पीरियड है, तो हो सकता है कि कुछ
कोई चीज जुलाई में हो रही हो, कोई चीज सितंबर में हो, कोई चीज अप्रैल में हो, बट इन द डायग्राम यू विल शो इट इन दिसंबर, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिसंबर। अगर आपका एक साल का पीरियड है और उसमें मुख्तलिफ मंथ्स में मुख्तलिफ एक्सपेंसेस हैं, तो दे विल नॉट बी शोन ऑन डिफरेंट मंथ्स। सर एक सवाल था। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं कि सर ये इंटरेस्ट रेट जब एंड होगा तो उसके बाद कैश फ्लो शो करेंगे, तो जब इंटरेस्ट हाँ। रेट एंड हो रहा है तो इंटरेस्ट से बढ़ेगी वैल्यू, तो कम तो नहीं होगी, तो यकीनन ये इनफ्लो ही हो सकता है ना, आउटफ्लो तो नहीं होगा। नहीं, अगर एक्सपेंसेस हैं तो कैश फ्लो में तो आउटफ्लो भी होंगे ना। कैश फ्लो डायग्राम में सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे नहीं होता, उसमें कॉस्ट भी आ रही है, इसमें अदर एक्सपेंसेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी, तुम्हारे घर का बजट है 50,000 इज योर टेक होम मनी, और तुम्हारे एक्सपेंसेस की रेंज है 40 से लेके 60,000 तक, ठीक है। ठीक है। तो आप किसी महीने आप 40,000 में अपना गुजारा कर लेंगे, किसी महीने आपका गुजारा जो होगा वो 60,000 में होगा, राइट। ठीक है। तो अब जब आप अपनी कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं एक पर्टिकुलर मंथ के लिए, तो अब उस महीने में आप अपने डिफरेंट एक्सपेंसेस शो करेंगे कि इतने पैसे मेरे पास आए मुख्तलिफ सोर्सेस से और इतने पैसे मेरे पास से चले गए, ठीक है। तो जो जो चीज आपके पास से जा रही होगी वो आउटफ्लो है, वो नीचे शो होगी, और जो पैसे आपके पास अर्निंग है आ रहे होंगे वो ऊपर पॉजिटिव शो होगी। ये एक महीने की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे जनरली हमारे पास जो इंटरेस्ट पीरियड होता है वो एक साल का होता है, हम एक महीने का भी बना सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर है। हम मतलब एक महीने मंथ वाइज बना रहे हैं तो पर मंथ बना लेंगे। अगर हमारा इंटरेस्ट पीरियड एक मंथ का है तो हर मंथ के हिसाब से बनेगी, ठीक है। और अगर हमारा इंटरेस्ट पीरियड जनरली एक साल का होता है तो फिर एक साल के हिसाब से हम ये कैश फ्लो डायग्राम बनाएंगे। 5 साल के बने तो 5 के अंदर सेक्शंस होंगे, 10 साल का है तो 10 सेक्शंस होंगे। ये शायद मैंने एक्सप्लेन पहले नहीं, ये वाली पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाली ये हम स्लाइड में पढ़ चुके हैं ना। यस सर। फर्स्ट ईयर क्या है, कैश इनफ्लो है, ठीक है। सेकेंड ईयर क्या है, कैश आउटफ्लो। थर्ड ईयर क्या है, कैश आउटफ्लो। फोर्थ ईयर देयर इज नो कैश फ्लो, ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। फिफ्थ ईयर के ऊपर हमें फ्यूचर वर्थ इसकी कैलकुलेट करनी है। ये जो बड़ा सा एरो है और इसके ऊपर F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे हमें फ्यूचर वर्थ यहाँ पे निकालनी है। अगर इस 5 की जगह 0 होता तो ऊपर हम P लिख देते, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो फिर हमें प्रेजेंट वर्थ निकालनी होती। We will use bold colored arrows to indicate what is unknown and to be determined. It can be P or it can be F. And now we move on to a simple activity. In fact, it's a chart. It says, assume you borrow 8,500 from a bank today to purchase an 8,000 used car for cash next week, and you plan to spend the remaining 500 on a new paint job for the car 2 weeks from now. ठीक है। अब आप बेसिकली एक कैश फ्लो डायग्राम बनाने जा रहे हैं। आपने बैंक से बोरो किया
8,500 आज की तारीख में, टुडे, तो ये इसकी प्रेजेंट वर्थ है। एक हफ्ते के बाद आप उसमें से 8,000 की एक यूज कार, $8,000 की यूज कार खरीदेंगे, राइट। उसके मजीद एक हफ्ते के बाद यानी कि फ्रॉम 2 वीक्स फ्रॉम नाउ ऑन आप 500 रुपए के पेंट जॉब कराएंगे, यानी कि गाड़ी पे पेंट कराएंगे 2 weeks from now. There are several perspectives possible when developing the cash flow diagram. Those of the borrowers that you, the banker, the car dealer or the paint shop owner. अब इसमें 4 पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। तुम जो के बोरोअर हो, एक पर्सपेक्टिव तुम्हारा है, एक बैंकर का पर्सपेक्टिव है, एक कार डीलर का पर्सपेक्टिव है और एक पेंट शॉप ओनर का पर्सपेक्टिव है। तो ये 4 लोग हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जनरली अब हम किसको फॉलो करके कैश फ्लो डायग्राम अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, और हमारे जो साइंस हैं और सिंबल्स हैं वो किसके हिसाब से अकॉर्डिंगली होंगे, ठीक है। तो जनरली जब हम ये कैश फ्लो डायग्राम बना रहे होते हैं तो किसी एक के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योरसेल्फ, आपने बोरो किए 8,500 एट टाइम 0, यू बाय कार। अब आपने इस 8,500 में से कितने खर्च किए, -8,000 एट फर्स्ट वीक 1। पेंट जॉब कराई -500, पेंटिंग कराने के कब कराई, 2 वीक के बाद। तो यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव जो है ये खत्म हो गया एट दिस पॉइंट। तो नेक्स्ट अगर बैंकर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बैंकर ने कितना लोन दिया, -8,500 वीक 0। कार डीलर ने कब पैसे लिए, फर्स्ट वीक, तो ये उसके लिए +8,000 हो जाएंगे। पेंटर ने कब पैसे लिए, +500 वीक सेकेंड। तो अगर इस तरह हम चलेंगे तो वी विल गेट कंफ्यूज्ड। तो इस तरह से हमें फॉलो नहीं करना, हमें किसी एक पर्सपेक्टिव पे स्टिक रहना है। हमारे केस में सबसे ज्यादा जो कैश फ्लो है वो हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे अपने लिए हो रहा है। बोरो भी कर रहे हैं, कार भी बाय कर रहे हैं, पेड जॉब भी कर रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से कैश फ्लो डायग्राम इसकी जनरेट करेंगे, ठीक है। ये रही कैश फ्लो डायग्राम, पेज नंबर 17। प्रेजेंट t is equal to 0, how much amount we get, 8,500. week 1 we paid 8,000 to the car, for the car. week 2 we paid 500 to the painter for painting. अच्छा, ये यहाँ ये लिखा हुआ भी है, only and only one and only one of the perspective is selected to develop the diagram. For your perspective, all 3 cash flows are involved and the diagram appears as shown above. ये समझ में आ गई भाई? यस सर, समझ आ गई। ठीक है, तो जनरली वो पर्सपेक्टिव हम फॉलो करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कैश फ्लो इन्वॉल्व हो रहा हो। ये एग्जाम्पल 1.9 पढ़ लो, पेज नंबर 18। ये कैश फ्लो डायग्राम इसमें ड्रॉ की है। अगर ये समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क।
समझ में आया कुछ? नो सर। नहीं समझ में आया। एक कंपनी है एक्सॉन मोबाइल, expends large amount of funds for mechanical safety features throughout its worldwide operation। ठीक है, वो बहुत पैसे खर्च करती है, फंड्स खर्च करती है मैकेनिकल सेफ्टी के लिए। कार्ला रेमोस, ये लीड इंजीनियर है फॉर मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिकन ऑपरेशन। He plans expenditure of $1 million now and each of the next year। now का मतलब है at t is equal to 0 and each of the next year, अगले 4 साल, आज से लेके अगले 4 साल तक वो हर साल कितने खर्च करेगा? $1 मिलियन, जस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फील्ड बेस्ड प्रेशर रिलीज वाल्व्स। अब इसकी हमें कैश फ्लो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ दीज एक्सपेंडिचर एट द एंड ऑफ द ईयर 4। इक्विवेलेंट वैल्यू मालूम करनी है यूजिंग अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एस्टिमेट फॉर सेफ्टी रिलेटेड फंड्स एट 12% rate of return per year। ठीक है, 4 साल की बात करें तो यहाँ पे 0 t is equal to 0 पे 1 मिलियन हुए, फर्स्ट ईयर 1 मिलियन हुए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर के ऊपर हम f मालूम करेंगे, व्हाट इज द फ्यूचर वर्थ, जो कि ये बात पूछी जा रही है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ दीज एक्सपेंडिचर एट द एंड ऑफ ईयर 4। और ये सब पैसे जो है ये नेगेटिव यानी कि कैश आउटफ्लो हैं। हर साल $1 मिलियन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं या एक्सपेंड किए जा रहे हैं। 5 इयर्स इन्वेस्टमेंट की बात की है तो बेसिकली हमारे पास 5 ईयर नहीं है, तो 0 से हम -1 यहाँ पे शो करेंगे ताकि ये पूरे 5 साल बन जाए। -1 से 0 1 ईयर, 0 से 1 2, 1 से 2 3, 2 से 3 4 and 3 से 4 5 years हो गए। Since the expenditure starts immediately, the first 1 million is shown at time 0, not time 1. Therefore, the last negative cash flow occurs at the end of 4th year, when F also occurs. To make this diagram have a full 5 years on the time scale, the addition of the year -1 completes the diagram. This addition demonstrates that year 0 is the end of period point for the year -1। ठीक है, तो यूं इसकी ये कैश फ्लो डायग्राम बन गई। हर साल सेम इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, तो ये जो इक्वल अमाउंट है फॉर 5 इयर्स इट विल बी क्लास्ड एज ए इज इक्वल टू $1 मिलियन। ठीक है, ये 2 एग्जांपल आज और कर लेते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये इकोनॉमिक इक्विवेलेंस एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर उसकी इक्विवेलेंट वर्थ क्या बनी? सॉरी, जोर से बोलो बेटा। सर पिछले वाले की इक्विवेलेंट वर्थ क्या बनी इन दी एंड? वर्थ का मतलब वैल्यू है। जी एक चीज टाइम की वैल्यू प्रेजेंट, बनी। हाँ, एक चीज की प्रेजेंट वर्थ होती है यानी कि मौजूदा तारीख में उसकी वैल्यू, और फिर उसी चीज की हम फ्यूचर वर्थ निकालते हैं यानी कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन होता है वो रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट होता है, या इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। ठीक है, इस पे हमने बात की थी। अच्छा, एग्जाम्पल 1.10 ये तुम्हारे मतलब की एग्जाम्पल है। इट इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
An electrical engineer wants to deposit an amount P. Now का मतलब है T is equal to 0 such that she can withdraw an equal amount of A1 2000 per year for the first 5 years. 5 साल तक उसको कितने पैसे मिलेंगे? $2000 पर ईयर, स्टार्टिंग 1 ईयर आफ्टर द डिपॉजिट. यानी कि T is equal to 0 पे इन्वेस्टमेंट की, T is equal to 1 पे 2000 मिले, 2 पे 2000 मिले, 3 पे मिले, 4 पे मिले, 5 पे मिले. ठीक है. एंड अ डिफरेंट एनुअल विड्रॉल ऑफ A2. 5 के बाद जब 6th ईयर आएगा तो वो 2000 नहीं मिलेंगे बल्कि $3000 मिलेंगे फॉर पर ईयर फॉर द फॉलोइंग 3 years. तो नेक्स्ट फॉलोइंग 3 years के लिए उसको कितने मिलेंगे? $3000 पर ईयर. How would the cash flow diagram appear if I is equal to 8.5% per year? इसमें हमें अगेन सिर्फ कैश फ्लो डायग्राम बनानी है, नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व. ठीक, सवाल समझ में आया सबके? यस सर, आ गया. आंसर सवाल समझ में आया? किसी ने, बल्कि किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने इन्वेस्टमेंट की जिसके तहत, जिस इन्वेस्टमेंट के तहत जो रेट ऑफ रिटर्न है वो I is equal to 8.5% है. पहले 5 साल $2000 पर ईयर मिलेंगे हर साल. तो दिस इज द केस ऑफ A. 5 साल खत्म हो जाएंगे तो फिर 3 साल तक हर साल $3000 पर ईयर मिलेंगे. ठीक है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट लग रही है ये. The cash flows are shown in figure 1A. The negative cash outflow की occurs now. यानी कि आउटफ्लो क्या है? जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट की है at T is equal to 0. The withdrawal positive cash flows for the A1 series occur at the end of year 1 through 5. So year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. 5 years तक क्या हो रहा है? ये 2000 मिल रहे हैं. ठीक है, और 5 के बाद फ्रॉम ईयर 6, 7, 8 इसमें 3000 मिल रहा है. ये कैश फ्लो डायग्राम सबकी समझ में आई? सर समझ आ गया. गुड. 0.5% क्या है सर? सॉरी सर सवाल में I equal to 8.5% गिवन था. हाँ, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है. इसमें सिर्फ हमें कैश फ्लो डायग्राम बनाने का तरीका क्या है? हमेशा इनफ्लोज ऊपर की तरफ बनेंगे, आउटफ्लोज नीचे की तरफ बनेंगे. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया? यस सर. जहां पे हमें कोई वैल्यू निकालनी है, अगर वो T is equal to 0 पे निकालनी है तो P के साथ हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. अगर हम आगे कहीं निकाल रहे हैं, लेट्स से ईयर 6 पे निकालते हैं या 8 पे निकालते हैं, तो फिर ये एरो इस तरह बनता और F की वैल्यू बना देते. F is equal to क्वेश्चन मार्क बना देते फ्यूचर. ठीक, और इंटरेस्ट रेट जरूर लिखते हैं. ठीक है अगर सर. दीज वैल्यूज, अगर ये जो वैल्यू ऊपर नीचे वेरी हो रही होती तो फिर A नहीं आता, हम इनकी वैल्यू लिख देते. A के बजाय, A का मतलब तो इक्वल वैल्यू है ना भाई. A का मतलब इक्वल है. अगर इक्वल अमाउंट कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में हासिल नहीं हो रही तो फिर वो A का केस नहीं है. ये अभी इस तरह लग रहा है बनाना आसान है, मगर ये बनाना इतना आसान नहीं होता. लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडे ये देख लो एंड दैट्स द एंड. तुम लोगों की मैं अटेंडेंस ले लूं. सर नेक्स्ट क्लास 5 मिनट बाद स्टार्ट है, तो अभी ऑफ करने से 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा. 5 मिनट तो बहुत टाइम है बेटा. ठीक है, अटेंडेंस इज डन.
बस ये एक लास्ट एग्जांपल है. रेंटल कंपनी स्पेंड्स 2500 on a new air compressor 7 years ago. The annual rental income from the compressor has been $750. The $100 spent on maintenance the first year has increased each year by 25. ये वही जिसकी हमने स्लाइड देखी थी और मैंने कहा था I'll explain it. The company plans to sell the compressor at the end of next year for 150. Construct the cash flow diagram from the company's perspective and indicate whether the present worth now is located. ये important question है, चाहो तो इसको मार्क भी कर लो. Let now b time is equal to 2 the income and cost for years minus 7 through 1. 7 साल की बात की थी हमने 7 years ago, तो 0 पे हम खड़े हुए. हर साल एनुअल रेंटल इनकम कंपनी को कितनी हो रही है 750. इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है $2500. जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो $100 है फॉर द फर्स्ट ईयर और हर साल $25 इंक्रीज हो रही है. कॉस्ट पहले साल कितनी कॉस्ट थी 2500 इनिशियली, फिर कितनी हुई 100, फिर अगेन ये जो कॉस्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट ये बढ़ती चली जाएगी विद रिस्पेक्ट टू 120 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल $25 हमारे इंक्रीज हो जाएंगे. 125, 150, 175, 200. ठीक है. प्रेजेंट के बाद जो पहला साल आएगा यानी कि नेक्स्ट ईयर कंपनी इसको बेच देगी. जब बेच देगी तो एक तो इनके पास 750 रेंटल आएगा और दूसरे बेचने से कितने पैसे मिलेंगे इनको $150. तो ये नेक्स्ट ईयर की अमाउंट है, ये कॉस्ट है. ठीक है. अब हम इसकी कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये ध्यान से देखना बेटा. 7 साल पहले $2500 इन्वेस्ट किए थे. पहले साल कितने पैसे मिले 750 इनकम हुई रेंटल और $100 इसकी कॉस्ट आई मेंटेनेंस कॉस्ट. तो नेट कैश फ्लो क्या हुआ 750 माइनस 100 650. तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड इट इज 650. सेकेंड ईयर क्या हुआ सेकेंड पीरियड में 750 रेंटल कॉस्ट 125 मेंटेनेंस कॉस्ट. नेट कैश फ्लो कितना हुआ 625. तो दिस इज 625 हियर. लाइकवाइज ये चलता चला गया. प्रेजेंट में कितना है 750 रेंटल इनकम 250 मेंटेनेंस कॉस्ट. तो 750 माइनस 250 500 नेट कैश फ्लो इनकम है. नेक्स्ट ईयर क्या प्लान है कंपनी का 625 750 रेंटल इनकम प्लस 150 जो कि इसको बेचने से हासिल होंगे फाइनल वैल्यू. ये इनकम है. कॉस्ट कितनी आई 275 क्योंकि हर साल $25 जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये फाइनल जो इसकी वैल्यू आई वो 275 आई है. तो दिस minus 275 this total will be net cash flow 625. तो ये रहे 625. ठीक है. that's done. कोई इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लो. ओके ओके ठीक है. ये सवाल समझ में आ गया. यस सर समझ में आ गया. यस सर. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. मतलब ऑब्वियसली ये रिपीट नहीं होगी बट ये कि इस तरह के सवालात आ सकते हैं. सर अटेंडेंस हो गई. अटेंडेंस हो गई. ओके. Right.
आज के हवाले से ये लेक्चर देख लेना, कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दीज इश्यूज अगेन। सर असल में क्लास शुरू हो गई दूसरी वाली। तो दूसरी क्लास की ओके, नोटिफिकेशन यू में गो। मैंने इसीलिए कहा कि इनको गो थ्रू हो जाना इन चीजों से, और अब हमारी क्लास नेक्स्ट ट्यूसडे को होगी, तो उसमें हम अगर कोई पॉइंट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके ओके सर। राइट, थैंक यू क्लास, टेक केयर।